Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 27th of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. First news है keep airport secret said home but raps on clearance of entire Great Nicobar project। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्लियरेंसेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने तो सिर्फ यहाँ पर जो एयरपोर्ट का कंपोनेंट है इसको यहाँ पर रैप्स में रखने के लिए कहा था, लेकिन ये जो पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो भी क्लियरेंसेस मिली हैं नहीं मिली हैं कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। Citing a strategic imperative, the Union Home Ministry wanted the 8.45 square kilometer airport component of the Great Nicobar Development Project to be kept confidential. However, the Environment Ministry, in an unprecedented move, has withheld all discussions on the forest clearance to the entire 166 square kilometer project recommended by the Statutory Forest Advisory Committee, जिसमें एयरपोर्ट भी फॉल होता है। एफएसी क्या है? एफएसी एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो कि एग्जामिन करती है और ऑथोराइज करती है फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट किया जाता है फॉर प्रोजेक्ट्स। तो फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन को ये ऑथोराइज और एग्जामिन करती है। बिसाइड्स द एयरपोर्ट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो इसमें प्रपोज किया गया है कि टाउनशिप बनाया जाएगा, कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा and cut 8.5 lakh trees. The project is facing widespread opposition and basically ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो इकोलॉजी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। Opposition for its impact on the island's forest and coastal ecology and the indigenous Onge tribe. तो ये आपको ट्राइब पता होना चाहिए। As per the Ministry of Home Affairs, the proposed international airport इसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा एज अ जॉइंट मिलिट्री सिविल डुअल यूज एयरपोर्ट, कि बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सके एंड सिविल पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सके। इट्स सेड दैट द प्रोजेक्ट इज फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक पर्पस, तो बेसिकली इसका यहाँ पर स्ट्रेटेजिक नेचर है। द एफएसी डिटेल्स आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है ऐसा कहा गया है और बाद में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही कमेंट कर सकती है। एफएसी की बात करें तो एफएसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल्स ऑफ 1980 और ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन ग्रांटिंग अप्रूवल्स फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो एफएसी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि एफएसी है क्या और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, ये भी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। तो एफएसी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। नेक्स्ट द वरी फॉर आप, तो बेसिकली जो यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। अब अरेस्ट क्यों किया गया है? तो एक एक्साइज पॉलिसी थी उससे रिगार्डिंग यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने बाद में वापस ले ली थी। तो चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है? इट क्लेम्स हवाला चैनल ट्रांजैक्शंस टू ट्यून ऑफ ₹20 to 30 करोड़। बेसिकली यहाँ पर जो साउथ बेस्ड लिकर मैन्युफैक्चरर्स थे, ये यहाँ पर आपके जो बड़े नेता हैं, जो आप चीफ विजय नायर, इनको पैसा प्रोवाइड किया गया था कि जो यहाँ पर लिकर मैन्युफैक्चरर्स है इनका ऑब्जेक्टिव था कि कार्टेलाइजेशन हो सके और कार्टेलाइजेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर आपके लोगों को पैसा प्रोवाइड किया था। ये एलिगेशन है, ये सिर्फ एलिगेशन है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है हवाला चैनल ट्रांजैक्शंस। तो इस टर्म का क्या मीनिंग होता है हवाला चैनल ट्रांजैक्शंस, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है पेपर में आपके लिए। तो हवाला समटाइम्स रेफर्ड टू एज अंडरग्राउंड बैंकिंग इज़ अ वे टू ट्रांसमिट मनी, लेकिन इसमें एक्चुअली करेंसी मूव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में कोई पर्सन है और उसको इंडिया के किसी पर्सन को 10 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है। तो वो जो यूएस वाला पर्सन है वो अपने एसोसिएट से कह देगा, जो एसोसिएट उसका इंडिया में होगा, कि 10 करोड़ रुपए इस पर्सन को दे दो। तो एक्चुअली यहाँ पर मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस पर्सन ने अपने एसोसिएट से कहा और उस एसोसिएट ने यहाँ पर पैसा दे दिया और जिसको भी उस इंसान को पैसा दिलवाना था उसने यूएस में दे दिया होगा उस इंसान को पैसा। तो बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल मनी मूव नहीं होता है और जिसकी वजह से ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हवाला नेटवर्क्स हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड टुडे दे आर वाइडली फाउंड अमंग एक्सपर्ट्स सेंडिंग रेमिटेंसेस होम। हवाला प्रोवाइड्स एनोनिमिटी इन ट्रांजैक्शंस एज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर नॉट कैप्ट और सोर्स ऑफ मनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। हवाला इज ऑल्सो फाइंडिंग अ फुटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी विच ग्रांट्स एक्सेस टू मनी ट्रांसफर्स अमंग द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
इंडिया ने हवाला को इलीगल कर रखा है। तो सम कंट्रीज लाइक इंडिया हैव मेड हवाला इलीगल ड्यू टू इट्स इनफॉर्मल नेचर, और रेगुलेशन नहीं हो सकती, ओवरसाइट नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल मनी मूव कर ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रैक कैसे करोगे। तो ये एलिगेशंस की हवाला चैनल ट्रांजैक्शंस हुए हैं 20-30 करोड़ के। अब हम चलते हैं आगे। यू हैव डंडा ऑल्सो रिमेंबर योर हार्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुलिस रिक्रूट्स को एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि आपको यहाँ पर सेंसिटिव होना है। तो जब भी आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में लिखो तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए अगर आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं तो आप प्रकाश सिंह जजमेंट को रेफर कर सकते हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, उतना इनफ हो जाएगा पुलिस रिफॉर्म्स में। मोदी टू रिलीज 3rd PM किसान इंस्टॉलमेंट इन बेलगावी टुडे। PM किसान स्कीम में जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज हैं इनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ ₹2,000 ईच। नेक्स्ट है सेंटर टू ऑनर कर्नाटका बंजारा कम्युनिटी लीडर। तो ये कौन से लीडर हैं? ये हैं संत सेवालाल महाराज जयंती, और इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ नेशनल लेवल। 284th बर्थ एनिवर्सरी है संत सेवालाल महाराज की। इनकी समाधि या फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है एट पोरा देवी इन महाराष्ट्र वसीम डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो नोन एज बंजारा काशी। नेक्स्ट है NIA प्रोब फाइंड्स गैंगस्टर्स टारगेटिंग पंजाबी सिंगर्स फॉर सोशल मीडिया बूस्ट टू फंड टेरर। तो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल NIA ने पाया कि जो गैंगस्टर्स हैं ये पंजाबी सिंगर्स को फोर्स करते हैं कि आप अपने एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स को रिलीज़ करो, और उससे यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी उसका यूज़ किया जाएगा इलीगल वेपन्स को प्रोकर करने के लिए और टारगेटेड किलिंग्स करने के लिए इंडिया में। तो gangsters based in Canada, Punjab and even inside jails are allegedly threatening Punjabi singers to release exclusive songs on YouTube channels run by their associates and using the money generated from views to procure illegal weapons from abroad for targeted killings in India. Next हम चलते हैं आगे। 30 टाइगर्स डाई इन 2 months, लेकिन कोई कंसर्न का विषय नहीं है क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पर डेथ्स भी ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर कंसर्न तब होता अगर पोचिंग हो रही होती, तो पोचिंग नहीं हो रही तो बेसिकली यहाँ पर कंसर्न नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेटा द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हैव अकर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, और दूसरा यहाँ पर रीजन है पोचिंग। देयर वर सेवरल केसेस ऑफ पोचिंग इन 2020, 17 in 2019 and 34 in 2018। 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इसको 2019 में रिलीज किया गया था, और हमें उससे पता चला था कि MP में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं 526, उसके बाद आते हैं कर्नाटका में 524, देन उत्तराखंड में 442। With the tiger population, the tigers will leave the reserves looking for new territories। तो टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एरिया तो उतना ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा। कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा तो टाइगर बेसिकली मूव करेंगे। तो टाइगर कॉरिडोर्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, रॉबस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टाइगर कॉरिडोर्स को। So with a growing population, the tigers will leave the reserves looking for new territories. There will be conflict with other tigers, conflict with humans and other incidents. This year, there have been cases of tiger snaring and electrocution. The thing to do then is to ensure a robust protection policy for tiger corridors. तो आप यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स को तो प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर टाइगर कॉरिडोर्स को भी उतना ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन। तो फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर्स प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने। 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स होंगे। अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है फॉरेन प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल, एवोकाडो, ब्लूबेरी, तो इसकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। The center plans to set up 10 clean plant centers on the lines of those in developed countries, for example US, Netherlands, Israel, और इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगी इन सेलेक्टेड क्रॉप्स की। ये जो सेंटर्स हैं इनको सेटअप किया जाएगा अंडर द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। The source said the 10 centers will be established for fruit crops like apple, walnut, almond, grapes, mango, among others. हाईलाइटिंग द नीड फॉर द प्रोग्राम, द सोर्सेज सेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया में डिजीज़ फ्री और जेन्यून प्लांटिंग मटेरियल्स को लेना। द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग प्लांट्स इज़ वेरी कम्बरसम, और उसके बाद यहाँ पर 2 साल के लिए क्वारंटीन में रखना पड़ता है। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्लीन प्लांट सेंटर्स, ये जो पीरियड है ये 6 महीने रिड्यूस हो जाएगा।
The clean plant centers will provide services of disease diagnostics, multiplying of plants and generation of mother plants. The centers will be fully funded by the center और उसको implement किया जाएगा in a triple P mode in partnership with research organizations, agriculture universities, private sector partners. Besides, fruit plants of banana, date palm, kiwi, raspberry, strawberry, walnut, वाइन ग्रेप, ये सब भी यहाँ पर इम्पोर्ट किया जाता है. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सेंटर ने क्या स्टेप्स लिए हैं. अगर मेंस में कोई क्वेश्चन है तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. एंड प्लीज़ डू नॉट कमेंट कि आप हिंदू एनालिसिस प्रोवाइड कर दो. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि आई डू नॉट हैव द टाइम टू डू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू, सो प्लीज़ डू नॉट कमेंट. एंड अगर आप चाहते हो तो बेसिकली मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन आपको दे सकती हूँ कि आप इसको पढ़ लेना. नेक्स्ट है दिल्लीज G20 टेस्ट. तो हमारा G20 टेस्ट है क्योंकि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, वो भी ऐसे टाइम प्रेसिडेंसी है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है. अब रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई बेंगलुरु में, और उसके बाद हमने देखा कि कम्युनिक रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि जो यहाँ पर वॉर के रिगार्डिंग पैराग्राफ्स थे, चाइना और रशिया ने उसका ऑब्जेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये तो रिलीज नहीं हो पाया. एंड यहाँ पर सिर्फ आउटकम डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था. That the first meeting of the G20 finance ministers and central bank governors in Bengaluru could only release a shared summary and outcome document instead of a communique, owing to a lack of consensus in the wording of the text, indicates that the Ukraine war is likely to shadow Delhi's G20 presidency. The summary note points out that even as the global economic outlook, तो global economic outlook यहाँ पर improve हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ को रिस्क हैं ये अभी भी परसिस्ट करते हैं. It notes that the continuing persistence of high inflation, tighter global monetary conditions, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में ही जनवरी में 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन था. और जब इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहा है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, और इसकी वजह से जो डेट वल्नरेबिलिटीज़ है ये और ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं, और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हो भी रहा है. तो G20 ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये जो डेट वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये जो डेट अनसस्टेनेबल हो चुका है कुछ कंट्रीज़ का, इसको यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है. लेकिन इसको एड्रेस करना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर चाइना ये चाहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो चाइना बिगेस्ट लेंडर बन चुका है. और चाइना ये जो बिगेस्ट लेंडर बना है, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक और IMF से ज़्यादा इसने लोन दे रखा है कंट्रीज़ को. और चाइना जब लोन देता है तो चाइना ऐसी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है जो कि प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चाइना ने फाइनेंसिंग प्रोवाइड की, लेकिन अगर हम बात करें तो श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है और श्रीलंका के पास एक कोलंबो पोर्ट था, तो हम्बनटोटा पोर्ट वायबल नहीं था. ये बात इंडिया ने भी श्रीलंका को बताई थी, यहाँ तक कि USA ने भी श्रीलंका को बताई थी, लेकिन श्रीलंका को ये बात समझ नहीं आई और श्रीलंका ने यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट के लिए फाइनेंसिंग ले ली चाइना से. और चाइना करता क्या है, चाइना अपनी ही कंपनीज को पैसा देता है और श्रीलंका से कहा कि नहीं, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप प्रोजेक्ट यहाँ पर अच्छा नहीं बनाओगे, तो हमारी चाइनीज़ कंपनीज ही इस प्रोजेक्ट को बनाएगी. तो चाइना किसी चाइनीज़ कंपनी को पैसा देता है, चाइनीज़ वर्कर्स आकर काम करते हैं, तो बेसिकली वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है. तो श्रीलंका के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनी के लोग आए थे उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया. फिर हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पर बनता है, हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पर वायबल नहीं होता है. उसके बाद चाइना क्या करता है, चाइना उस पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पर ले लेता है. ऐसा ही चाइना बहुत सारे कंट्रीज़ में कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कर रहा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कर रहा है. Another area where progress is being made is on the contentious issue of cryptocurrencies, और cryptocurrencies को रेगुलेट करने की ज़रूरत है. इस इशू को यहाँ पर डिस्कस किया गया. The Ukraine war has sharpened the geopolitical divide with the Russia-China axis and the US-Europe bloc pulling in different directions. तो कंसेंसस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर. नेक्स्ट है द रियल सेना. तो इस इशू को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि कौन सा फैक्शन यहाँ पर रियल फैक्शन है, और ये है शिंदे लेड फैक्शन जो कि यहाँ पर रियल फैक्शन है. अब बेसिकली यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को वेट कर लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने देना चाहिए था. तो सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने वाला है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन केस है, ये जो 16 MLAs को डिस्क्वालीफाई करना था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है. तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को डिसीजन देना चाहिए था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आता है कि इन MLAs को डिस्क्वालीफाई किया जाए और जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर ने डिसीजन लिया था डिस्क्वालिफिकेशन का, ये यहाँ पर पूरी तरीके से वैलिड है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे फैक्शन के पास मेजॉरिटी आ जाएगी लेजिस्लेटिव विंग में. इसीलिए यहाँ पर वेट करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को.
which took over 8 months to reach its verdict, had waited for a few more days as the Supreme Court had already listed the disqualification case against 16 MLAs of the Shinde faction for hearing from February 21st. The Supreme Court verdict can have a serious bearing on the main case. What if it finds disqualification of the 16 MLAs by the Deputy Speaker as valid? So it can completely alter the equation numbers game. It is important to recall what section 15 of the Symbols Order 1968 lays down. तो इसमें यह कहा जाता है कि कमीशन अगर सेटिस्फाइड है ऑन इन्फॉर्मेशन इन इट्स पोजेशन, अगर यहाँ पर राइवल सेक्शन है या ग्रुप्स हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के, फॉर एग्जांपल शिवसेना, तो शिवसेना के यहाँ पर दो फैक्शंस हो गए, एक शिंदे लेड फैक्शन, दूसरा उद्धव ठाकरे लेड फैक्शन। तो ईच ऑफ होम क्लेम्स, तो दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि ये यहाँ पर पार्टी है। तो कमीशन में डिसाइड कि एक सच यहाँ पर जो राइवल सेक्शन है, ग्रुप है, ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, और जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा ये बाइंडिंग होगा एंड ऑन ऑल सच राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स। यूजिंग द पावर अंडर द सेक्शन, ईसीआई ने यहाँ पर अप्लाई किया टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं चेक की गई, उसका हमने रीजन डिस्कस किया था कि जो शिवसेना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑलमोस्ट अनडेमोक्रेटिक है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग में ही यहाँ पर मेजॉरिटी को देखा गया। इलेक्शन कमीशन हैड यूज्ड दिस फॉर्मूला, और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार फॉर्मूला यूज किया था 1969 में, और सादिक अली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया था। इलेक्शन कमीशन हैड यूज्ड दिस फॉर्मूला व्हिच वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971। एट दिस पॉइंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडिया की पार्टीज़ में आपको नहीं मिलेगी। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड सबमिट एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक, और इसकी वजह से यहाँ पर इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी प्रमोट होगी। इवन इफ द इलेक्शन कमीशन, अब बेसिकली यहाँ पर जो शिवसेना है, शिवसेना का नाम और जो सिंबल था वो एंड एरो, ये तो एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन के पास चला गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो प्रॉपर्टी होगी, जो बैंक अकाउंट होगा शिवसेना का, ये किसके पास जाएगा? तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एडजुडिकेट नहीं कर सकता है, इसके ऊपर जो यहाँ पर करेगा वो यहाँ पर सिविल कोर्ट करेगा। लेकिन ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि विनर टेक्स ऑल, तो ये सब भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास ही जाएगा। इवन इफ द इलेक्शन कमीशन हैज नो स्पेसिफिक पावर टू एडजुडिकेट ऑन दैट, द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट इन रूल 15 इज वंस इट्स डिसाइडेड विच फैक्शन इज द पार्टी, द विनर टेक्स इट ऑल। नेक्स्ट हम चलते हैं द न्यू एबनॉर्मल। तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज हैं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात करता है, अमेरिका यहाँ पर मेक इन अमेरिका की बात करता है, तो कंट्रीज यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। द क्लैमर फॉर डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म हैज रीच्ड अ क्रेसेंडो इन रीसेंट टाइम्स। वाइल इट इज़ नेचुरल फॉर कंट्रीज की अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं इनमें यहाँ पर डिस्ट्रस्ट ग्रो हो रहा है और रिएक्शनरी पॉलिसी एक्शंस इज वरिंग। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया अगर टैक्सेस इंक्रीज करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो यूएसए यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज कर देता है। द सप्लाई साइड डिसरप्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैव wreaked havoc on the world economy. To demonstrate resilience, countries have been racing up कि बेसिकली हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं, हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि अगर आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो आपको उसको इम्पोर्ट ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर अमेरिका या फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 50 रुपये में वाइन की बॉटल बना ले रहा है और इंडिया को बनाने में उसको 150 रुपीज़ लगते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करो, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है और आप ये कहो, सरकार ये कहे कि 100 रुपये की हम यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब्सिडी आप कब तक प्रोवाइड करते रहोगे? ये भी तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना। तो जहाँ पर आपके पास ग्लोबल कंपैरेटिव एडवांटेज है वहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, अदरवाइज आप यहाँ पर इंपोर्ट करो। द सप्लाई साइड डिसरप्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैव wreaked havoc on the world economy. इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज आर डायरेक्टेड कि यूएस प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसके अलावा सेम यहाँ पर इंडिया सोचता है, सेम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन सोचता है। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर कार्बन एमिशंस कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब इसकी वजह से ये हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में जो यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है इसकी कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो जाए।
इसीलिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है और इंडिया में जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, जब हम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा सकता है। तो बेसिकली जब एडिशनल टैक्स लगाएगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर महंगा हो जाएगा। जब हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन की मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। तो ये सब किया जा रहा है प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर। तो बेसिकली ऑथर ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन को क्लाइमेट चेंज की इतनी ही फिक्र होती तो ये लोग क्या डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करते डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। इंडियाज इंस्टेंस ऑन ट्रेड पॉलिसी हैज बीन कंफ्यूजिंग टू से द लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल आरसेप से हम बाहर हो गए, हमें ये लगा कि ये हमारे कंट्री के लिए ठीक नहीं होगा, डेयरी फार्मर्स को इससे नुकसान होगा, चाइना के साथ वैसे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो हर कंट्री यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ ऑथर ने कहा कि एक हमने अच्छा स्टेप लिया है कि बेसिकली जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है हम उसको नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके अलावा हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूएई के साथ, मॉरिशस के साथ। वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम मैनी इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बेसिकली $73 बिलियन हो चुका है। आर क्वेस्ट फॉर आत्मनिर्भरता, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ्स को ज़्यादा रखते हैं। दिस फर्दर फ्यूल्स द हाई कॉस्ट इकॉनमी बिसाइड्स ब्रिंगिंग इन प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज। तो अगर आप यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ को ज़्यादा रखते हो, इसकी वजह से इन्फ्लेशन तो होता ही होता है, और साथ ही हाई कॉस्ट इकॉनमी के साथ जो प्रोडक्ट है ये भी इनएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर ये कॉम्पीट कर सकते हैं, अगर ये कॉम्पीट करेंगे तभी प्रोडक्ट यहाँ पर एफिशिएंट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं करने दोगे तो जो भी यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बनाना है लोग उसको ही कंज्यूम करेंगे, एंड लोग अगर उसको ही कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोडक्ट तो वैसे भी इनएफिशिएंट है, तभी तो वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। एनी इंडस्ट्री इन विच इंडिया लैक्स द बेसिक ग्लोबल कंपैरेटिव एडवांटेज और हुज सर्वाइवल विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट इज डाउटफुल। तो ऐसी किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अंडर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये ऑथर ने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट है बैटल ग्राउंड शिलोंग। तो मेघालय में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने मेघालय के बारे में बताया है। द सांगमा गवर्नमेंट हैड एन इनडिफरेंट रिकॉर्ड कि लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, प्रोटेस्ट हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। डिमांड की गई थी कि मेघालय को यहाँ पर इनर लाइन परमिट मिलना चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेट्स के पास इनर लाइन परमिट है, देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। फिर वायलेंस अगेंस्ट दलित सिख्स इन शिलोंग, तो ये हमने आई थिंक कल डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे ये दलित सिख्स को लेकर गए थे शिलोंग में मैनुअल स्कैवेंजर की तरह काम कराने। बाद में दलित सिख्स वहाँ पर ही बस गए, लेकिन अब उनको रिमूव करने की बात की जा रही है क्योंकि बेसिकली जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं वो एक कमर्शियल हब बन चुका है। द BJP's एम्बिशियस कैंपेन हैज़ फीचर्ड रैलीज बाई प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो बीजेपी को बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है मेघालय में, क्योंकि बीजेपी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है ये क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड नहीं करती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है मेघालय में ये बेसिकली यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ नैरेटिव। Narratives drive the perception of economic strength. Corporate finance literature has repeatedly shown how stories impact stock prices. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर सेंटीमेंट्स की बेसिस पर चलता है कि सेंटीमेंट्स अगर पॉजिटिव है तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो बेसिकली लार्जली ये सेंटीमेंट्स की बेसिस पर चलता है। फिर ऑथर ने ये बताया है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ में। यहाँ पर ऑथर ने 5 कंट्रीज को एनालाइज किया है, जो कि है इंडिया, USA, चाइना, स्वीडन एंड जर्मनी। तो जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उस समय सारे ही कंट्रीज की जो इमेज है ये हमें पॉजिटिव दिख रही थी, इंडिया, USA, चाइना, स्वीडन, जर्मनी। फिर जब पैंडेमिक अपने पीक पर पहुंचने लग गया तो ये जो डेमोक्रेसीज थी, तो डेमोक्रेसीज की तो बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही थी कि इस कंट्री में इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन चाइना की नेगेटिव इमेज नहीं क्रिएट हो रही थी। क्या चाइना में कोविड की वजह से लोगों की डेथ्स नहीं हो रही थी? तो कोविड की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही थी, लेकिन ये जो चाइना की ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है बेसिकली ये मीडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। और मान लो कि कोई इंटरनेशनल मीडिया है जिसको कि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती, तो वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट यूज़ करती है इन्फ्लुएंस और मनी को। So the results are striking, although not entirely surprising. At the beginning of the pandemic, the average global media coverage of all 5 countries was negative. This is along expected lines कि basically यहाँ पर मीडिया का रोल तब आता है जब कोई प्रॉब्लम हो तो मीडिया उसको हाईलाइट करती है, अगर कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो मीडिया क्या ही हाईलाइट करेगी। In the next 6 months, however, there was a rapid divergence between the 4 democracies and China. मीडिया कवरेज अगर हम डेमोक्रेसीज की देखें तो कंसिस्टेंटली नेगेटिव रही है। We see that the global media coverage of China ये लेस नेगेटिव या तो पॉजिटिव रही है।
दिस इज अ रिमार्केबल रिजल्ट, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है? इफ द डेटा ओनली इंक्लूडेड चाइनीज मीडिया वी वुड एट्रीब्यूट की हार्ड सेंसरशिप थी, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया था, तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना है ये यूज करता है मनी को, पावर को. दिस इज नॉट द पावर ऑफ सेंसरशिप बट ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस. फ्री एंड ओपन सोसाइटीज हैव प्रेस फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, जहां पर प्रेस फ्रीडम है. लार्ज फेडरल डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया एंड द यूएस एज वेल एज द relatively smaller, more homogeneous democracies like Sweden and Germany all are consistently faced with negative media coverage. तो बेसिकली सरकार फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को प्रोवाइड करती है चाइना में. स्टोरीज प्लांट की जाती हैं, नैरेटिव्स को मैनेज किया जाता है. तो ज़रूरी ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ये फेक नैरेटिव्स को मैनेज करें. दिस इज लाइकली टू इंटेंसिफाई इन द नियर फ्यूचर बिकॉज द पावर टू कोऑर्डिनेट अमंग डेमोक्रेसीज ये लगातार वीक हो रही है विद द डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस. द नोटेबल चेंजेस इन टेक्नोलॉजी स्पेशली द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सोशल मीडिया, जिसकी वजह से यहाँ पर फेक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, तो इसको यहाँ पर काउंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कंट्री को नुकसान भी हो सकता है. Policymakers must create and disseminate counter narratives that establish more rational and public spirited behavior by firms and individuals. और लोगों को भी यहाँ पर ज़्यादा रैशनल बनाने की ज़रूरत है. द कॉस्मोपॉलिटन अर्ज, तो हमने डिस्कस किया था कि जो यूएस है, तो यूएस के सियाटल में, जो सियाटल सिटी है, वहाँ पर एक लेजिस्लेशन लाया गया. और लेजिस्लेशन किसके लिए? कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर यहाँ पर लेजिस्लेशन लाया गया. तो ऑथर ने बस एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया है कि फॉर एग्जांपल इंडिया से लोग यूएस में तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी कास्ट आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो अगर आप यहाँ पर बात करो तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में भी कहीं ना कहीं आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मिल ही जाएगा. तो recent move by the Seattle City Council to recognize and ban caste discrimination has divided Indians in the US. Caste is a dynamic social form that has changed over the years and even collapsed. However, the brutality of caste discrimination and exclusion persists and is faced by most of outcasts or untouchables. तो आप समझ सकते हो बेसिकली जो इंडिया से लोग जा रहे हैं यूएस में, एंड यूएस में जाकर वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अपने ही लोगों के अगेंस्ट. अब हम चलते हैं आगे. ईरान्स करेंसी स्लाइड्स टू रिकॉर्ड लो. तो ईरान की जो करेंसी है रियाल, ये रिकॉर्ड लो पर जा चुकी है. इसका दो रीज़न है. सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ईरान के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए यूएसए के द्वारा. तो पहला रीज़न ये है कि ईरान के ऊपर यहाँ पर लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा सैंक्शंस. और दूसरा रीज़न जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है ये मार्केट में लो हो चुका है. तो रियाल हैज़ लॉस्ट नियरली 45% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस नेशन वाइड प्रोटेस्ट बिगिन इन सेप्टेम्बर. फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स से द रियाल्स डेप्रिसिएशन स्टेम्स पार्टली फ्रॉम द अनरेस्ट एंड ईरान्स इंक्रीज्ड आइसोलेशन इन फेस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस. नेक्स्ट यहाँ पर यूएनएचआरसी की बात की गई है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसमें 47 मेंबर्स होते हैं. द काउंसिल मेड अप ऑफ 47 मेंबर कंट्रीज टेक्स अप एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इशूज. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, राइट टू हाउसिंग और द डेलिटेरियस इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस. यूएस इज लाइकली टू ट्राई टू प्रेशराइज चाइना. चाइना क्या करता है? चाइना यहाँ पर हांगकांग के ऊपर जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करता है. चाइना जिनजियांग में उइघुर्स मुस्लिम्स का कल्चरल जेनोसाइड करता है. नेक्स्ट है IRDAI कॉल्स फॉर CEOs मीट टू टेक स्टॉक ऑफ सेक्टोरल रिफॉर्म्स एजेंडा. तो ये मार्च 1-2 को होगी. तो जब ये हो जाएगा हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर एक बिल की बात की गई है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इशू किया था इंश्योरेंस लॉज बिल 2022. इसमें क्या चेंजेस करने की बात की गई है? तो अगर हम अभी बात करें पेड अप कैपिटल जो कि ज़रूरी होती है टू स्टार्ट जनरल लाइफ और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, ये 100 करोड़ से, और री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 200 करोड़ से. तो इसको चेंज अप करने की बात की गई. तो पहला जो यहाँ पर प्रोविजन है वो ये है कि पेड अप कैपिटल को यहाँ पर चेंज करना है. दूसरी बात कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग की बात की गई है कि आपको यहाँ पर आप लाइफ बिजनेस करना हो, नॉन लाइफ बिजनेस करना हो, आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. एज पर द प्रपोज्ड बिल एन एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर अ कॉम्पोजिट लाइसेंस इनेबलिंग एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. दिस मीन्स इंश्योरर यहाँ पर लाइफ बिजनेस भी कर सकता है, नॉन लाइफ बिजनेस भी कर सकता है विद अ कॉम्पोजिट लाइसेंस. नेक्स्ट है स्विस मेड डिलीवरिंग ऑन द डिजिटलाइजेशन पुश. ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. Swiss citizens are likely to vote in a new referendum in the coming weeks on whether to incorporate in the country's constitution a caveat कि जो इनकी नेशनल बैंक है और इनकी गवर्नमेंट है ये हमेशा sufficient quantity of physical cash को मेंटेन करेगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो
इन्फ्लुएंस है डिजिटल मनी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उसके बाद बेसिकली इनके गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैश तो मैनेज करना ही करना है, भले ही आप यहाँ पर डिजिटल मनी को कितना भी पुश करो। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो यहाँ पर लोगों को समझाएं कि यहाँ पर डिजिटल मनी का क्या बेनिफिट हो सकता है। इन अ कंट्री वेयर द रूल्स of direct democracy dictate that a referendum must be held if supporters manage to muster over 1 लाख signatures। और बेसिकली यहाँ पर ग्रुप था, इसने यहाँ पर 1,50,000 सिग्नेचर्स को मस्टर कर दिया और उसके बाद यहाँ पर होगा रेफरेंडम। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अल्माज न्यू ब्रेन, तो अल्मा क्या है, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, जो कि एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप है विद 66 हाई प्रिसीजन एंटीना लोकेटेड इन द आटाकामा डेजर्ट ऑफ नदर्न चिली। अब चिली इसी लोकेशन को क्यों, यहाँ पर ही लोकेशन को क्यों सेलेक्ट किया गया, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो ये डेजर्ट है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्राई है। विल गेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स दैट विल हेल्प इट कलेक्ट मच मोर डेटा एंड प्रोड्यूस शार्पर इमेजेस देन एवर बिफोर। तो बस आपको ये पता होना चाहिए अल्मा कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है। Alma is operated under a partnership among US, 16 European countries, Canada, Japan, South Korea, Taiwan, and Chile. Alma studies celestial objects at millimeter and sub-millimeter wavelengths that can penetrate through dust clouds and help astronomers examine dim and distant galaxies and stars. The millimeter and sub-millimeter waves observed by it are very susceptible to atmospheric water vapor absorption on Earth, और Atacama is one of the driest places on Earth. फिर 2015 में टेलीस्कोप ने यहाँ पर एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया था जो कि है आइंस्टीन रिंग। मोर रिसेंटली इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट इमेज ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ अल्मा। नेक्स्ट है केविएट। केविएट क्या होता है, हाउएवर लीगली इट इज़ अ फॉर्मल नोटिस जो कि कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि आप कोई भी यहाँ पर स्पेसिफाइड एक्शन मत लेना जिस पर्सन ने यहाँ पर केविएट्स लॉन्च की है उसको बिना नोटिस दिए, और जो पर्सन यहाँ पर केविएट्स लॉन्च करता है उसको कहते हैं केविएटर। तो बेसिकली यहाँ पर केविएटर को इन्फॉर्म किए बिना आप यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एक्शन मत लेना, ये कहा जाता है। However, legally, it is a formal notice requesting the court to refrain from taking some specified action without giving prior notice to the person जो कि यहाँ पर caveat को lodge कर रहा है। The only place where the term caveat is expressly defined is in the Calcutta High Court's ruling in Nirmal Chandra Datta versus, ये जो भी केस है, it defined caveat as a caution or warning giving notice to the court कि आप यहाँ पर कोई भी ग्रांट या कोई भी स्टेप मत लेना without notice being given to the party जो कि यहाँ पर caveat को लॉन्च कर रही है। It is a precautionary measure taken against the grant of probate or letters of administration as the case may be। तो बस आपको ये टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए कि caveat क्या होता है। नेक्स्ट है हार्ड वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग। तो हार्ड या सॉफ्ट लैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूएस की, इंडिया की, तो यूएस और इंडिया क्या कर रहे हैं, ये अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हो, रेपो रेट को इंक्रीज करते हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब लोन्स महंगे हो रहे हैं। अगर लोन्स महंगे हो रहे हैं तो लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के लिए अगर लोन लेना मुश्किल हो जाएगा तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा। लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा तो लोग यहाँ पर डिमांड नहीं करेंगे। लोग अगर डिमांड नहीं करेंगे तो बेसिकली जो डिमांड है सप्रेस हो जाएगी, डिमांड सप्रेस हो जाएगी तो ग्रोथ यहाँ पर सफ़र करेगी। ग्रोथ सफ़र करेगी तो ग्रोथ यहाँ पर रिसेशन में भी जा सकती है। तो आपको किसी तरीके से बैलेंस बनाना होता है कि इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाए और हम यहाँ पर रिसेशन में भी ना जाए। तो अगर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए और कंट्री यहाँ पर रिसेशन में भी ना जाए, बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ कम हो गई, माइल्ड ग्रोथ हो गई, ये ज़रूर हो सकता है, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा सप्रेस हो गई कि आप यहाँ पर रिसेशन में चले गए तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते अगर आपकी ग्रोथ, बेसिकली आप यहाँ पर रिसेशन में जा चुके हो तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। लेकिन आपने यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लिया और आपकी ग्रोथ सफ़र हुई, ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रोथ में डाउनटर्न देखने को मिला, लेकिन आप रिसेशन में नहीं गए तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने बताया कि यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो फेड है ये लगातार इंटरेस्ट रेट का हाइक कर रही है, और इंटरेस्ट रेट को हाइक करी तो हो सकता है कि यूएसए में हार्ड लैंडिंग हो जाए। फर्स्ट, इन्फ्लेशन हैज़ रिटर्न आफ्टर seemingly retreating towards end 2022. Second, falling unemployment, which reflects demand for labor outstripping supply, has complicated the Fed's job. हाउ डज द फेड रिस्पॉन्ड, तो फेड ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो फेड का यहाँ पर टारगेट है कि हमको 2% पर इन्फ्लेशन रखना है। 2% पर इन्फ्लेशन रखने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है इसको लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल करना है। एज क्रेडिट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, तो जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है तो क्रेडिट यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब लोन्स यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं,
और जिसकी वजह से जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स ये कम पैसा खर्च करते हैं, बेसिकली इनके हाथ में पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से कम पैसा खर्च करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग वुड देन रिड्यूस ओवरऑल डिमांड, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ओवरऑल डिमांड यहाँ पर स्लो हो जाएगी, हेल्प कूल ओवर हीटेड लेबर मार्केट्स। इसकी वजह से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ भी सफर करती है। तो ज़रूरी ये है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी जो ग्रोथ है ये रिसेशन में ना जाए, उसको कैसे आप करोगे। तो व्हेन इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट एट 5% एंड द टारगेट इज 2%, तो इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, दैट वुड मीन अ शार्प डाउन टर्न और रिसेशन just ahead of the US presidential elections. It is the opposite of the subdued growth और a mild recession, जिसको कि यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। फिर यहाँ पर इंडिया का केस बताया गया है। यूएस में हमें एक और चीज़ देखने को मिली जिसको कि ग्रेट रेजिग्नेशन कहा गया, कि पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग अपनी जॉब से रिजाइन दे रहे थे। ये अपनी जॉब से क्यों रिजाइन दे रहे थे? क्योंकि इनको ये लगा कि ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इनको वर्क लाइफ बैलेंस समझ नहीं आया हुआ, लेकिन बेसिकली जब आप 2 साल तक घर पे रहते हो तो आपको यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस, और सरकार ने भी बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र किया था कोविड पैकेज के लिए, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर रेजिग्नेशन दे रहे थे। तो इसको ही ग्रेट रेजिग्नेशन कहा जाता है, या तो क्वाइट क्विटिंग कहा जाता है। So these are people opting to recalibrate their work-life balance in the direction of fewer work hours. The various cash transfers and economic reliefs extended during the pandemic would also have enabled such reassessment of life priorities. तो basically जब लोगों के हाथों में पैसा आया तो लोगों के पास यहाँ पर अपनी लाइफ प्रायोरिटी को सॉर्ट आउट करने का भी समय मिला, और उन्होंने ये किया, और उन्होंने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा ऊपर रखा। नेक्स्ट है बंदी सिंग्स। अब ये बंदी सिंग्स क्या है? तो बेसिकली एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है उन 6 प्रिजनर्स के लिए जो कि कन्विक्ट हुए थे ऑफ एलेज्ड कि इनका इन्वॉल्वमेंट था इन मिलिटेंसी एंड कंटिन्यू टू बी जेल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें तो मिलिटेंसी 1990s के टाइम में ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये जेल में बेसिकली यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ पर रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं। तो मिलिटेंसी वॉज वाइप्ड आउट इन द अर्ली 1990s एंड सिख एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट दीज प्रिजनर्स हैव ऑलरेडी स्पेंट मोर देन 3 decades बिहाइंड बार्स। तो अब इनको रिलीज़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो टारगेट है $5 बिलियन का, कि $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने हैं। $1.5 बिलियन का हमारा हो चुका है, एंड हमें $5 बिलियन तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ बात चल रही है, इजिप्ट के साथ बात चल रही है। Prime Minister Narendra Modi reiterated the Defense Ministry's target of raising annual defense exports to $5 billion by 2024-25 from $1.5 billion currently. तो इसको यहाँ पर $5 बिलियन तक पहुँचाना है। सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में। इंडिया इज इन टॉक्स विद सेवरल कंट्रीज टू एक्सपोर्ट इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बिल्ट बाई ब्रह्मोस। स्टेप्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन टू एनकरेज डिफेंस रिसर्च। तो इनोवेशन को एनकरेज किया जा रहा है, डेवलपिंग नीश टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है। इसके लिए जो 25% डिफेंस रिसर्च बजट है, इसको यहाँ पर ईयरमार्क कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाई 334% ऑन अ स्मॉल बेस। लेकिन अगर आपका बेस यहाँ पर स्मॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 10 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके बाद आप यहाँ पर 100 रुपये का एक्सपोर्ट करने लग गए, तो यहाँ पर 900% का इंक्रीज दिख रहा है। तो अगर आपका बेस छोटा हो रहा है, इसीलिए हमें 334% दिख रहा है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है $5 बिलियन, उसके बाद अगर आप $5 बिलियन से $6 बिलियन तक पहुँचोगे तो इसमें परसेंटेज कम दिखेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर लो बेस इफेक्ट का काम है। फिर अर्जेंटीना एंड इजिप्ट के साथ बात चल रही है LCA तेजस को एक्सपोर्ट करने की। इंडिया यहाँ पर साउथ अमेरिकन नेशन गियाना के साथ भी बातचीत कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। लास्ट ईयर इंडिया ने यहाँ पर फिलीपींस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि फिलीपींस को यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी। ऑल्सो इन 2022 अर्मेनिया ने यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन की थी कि जो अर्मेनिया है ये यहाँ पर बाय करेगा पेनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अगर हम सीपरी की रिपोर्ट देखें तो म्यांमार वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन आर्म्स ड्यूरिंग 2017 to 2021 फॉलोड बाय श्रीलंका एंड देन अर्मेनिया। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबॉडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड email ID।
सेकेंड प्रोग्राम है रिवीजन सीरीज फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर मेल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेज पर हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड ऑरेंज ट्राइब, तो ऑरेंज ट्राइब आपको कहाँ पर मिलती है, तो एफएसी की स्टैट्यूटरी बॉडी। देन हमने हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि हवाला ट्रांजैक्शंस में एक्चुअली मनी मूव नहीं होता है और हवाला ट्रांजैक्शन इलीगल है इंडिया में, और इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। बेसिकली जब मनी ही मूव नहीं हो रहा तो आप इसको ट्रैक कैसे करोगे। तो हवाला समटाइम्स रेफर टू एज अंडरग्राउंड बैंकिंग इज अ वे टू ट्रांसमिट मनी विदाउट एनी करेंसी एक्चुअली मूविंग। देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने पुलिस सेंसिटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि कभी भी आप यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करो तो सेंसिटाइजेशन आप एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान स्कीम, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं फार्मर्स को। बंजारा कम्युनिटी लीडर के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर एनआईए ने ये बताया कि यहाँ पर जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स रिलीज़ करो, फिर उसे जो भी पैसा आएगा उसका यूज़ किया जाएगा इलीगल वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पर हैं। टाइगर्स की पोचिंग भी होती है, सेकंड बिगेस्ट रीज़न जो है वो पोचिंग ही है। गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन। देन दिल्लीज G20 टेस्ट, ये हमने डिस्कस किया कि कुछ कंट्रीज़ की जो यहाँ पर डेथ वल्नरेबिलिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए सारे कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा। नेक्स्ट है द रियल सेना, द न्यू एबनॉर्मल। तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और कंट्रीज़ जब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं तो कंट्रीज़ ये नहीं देख रहे हैं कि उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है या नहीं है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है या नहीं है। अगर आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो बेसिकली आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर इम्पोर्ट करो, आपको खुद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द पावर ऑफ नैरेटिव, ये बताया गया कि चाइना किस तरीके से नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है। फिर कॉस्मोपॉलिटन अर्ज, तो भले ही आप यहाँ पर कितने भी कॉस्मोपॉलिटन जगह पर चले जाओ, लोग यहाँ पर अपना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी कास्ट को साथ में लेकर जाते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसा कि हमें सिएटल से पता चला। फिर ईरान की करेंसी एक रिकॉर्ड लो पर जा चुकी है, उसका रीज़न हमने डिस्कस किया। UNHRC की मीटिंग होने वाली है। फिर यहाँ पर IADAI कॉल्स फॉर CEOs मीट, यहाँ पर हमने कॉम्पोजिट लाइसेंस के बारे में डिस्कस किया कि एक ही लाइसेंस है, आप यहाँ पर लाइफ बिजनेस कर सकते हो, नॉन लाइफ बिजनेस कर सकते हो। अल्मास न्यू ब्रेन, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए अल्मा कहाँ पर है, ये चिली में है और इसको यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। ये कौन कौन सी कंट्री का पार्टनरशिप है। हार्ड वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग, तो हार्ड वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इन्फ्लेशन को काउंटर कर रहे हो, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हो और आपकी जो यहाँ पर ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए लेकिन रीसेशन में ना जाए तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन अगर रीसेशन में चली जाए तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। नेक्स्ट हमने केविट के बारे में डिस्कस किया, बंदी सिंग्स के बारे में डिस्कस किया, और इंडिया का टारगेट है कि हमें डिफेंस एक्सपोर्ट करना है $5 बिलियन तक बाई 2024-25। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।